हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उपन्यास पढ़ाएंगे। जैसे कि आप सभी के कमेंट पर मैंने हिंदी साहित्य स्टार्ट किया था और हिंदी साहित्य के लगभग जो है 57 वीडियोस मैं डाल चुकी हूं। इन 57 वीडियोस में मैंने हिंदी साहित्य बिल्कुल शुरू से पढ़ाना शुरू किया था और किस प्रकार से आपको TGT PGT एस्टेट की तैयारी करनी है मेरी वीडियोज़ के साथ, और प्लस में आपके पास जो भी बुक है उससे आपको किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाकर अपने नोट्स तैयार करने हैं और किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है, ये सारी स्ट्रेटजी भी मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती रहती हूँ। तो जो बच्चा मेरी वीडियो देखता है उसके लिए एक भी कमेंट नहीं बचता है, क्योंकि उन कमेंट्स के जवाब भी उनको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने मैराथन क्लासेस डाली थी आप लोगों के कहने पर, कहानी, नाटक और निबंध इन तीनों पर डाल चुकी हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो उपन्यास का रहने वाला है और उपन्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और लेंदी भी है, इसलिए पेशेंस के साथ आपको अपना पेन कॉपी लेकर बैठना है और साथ में अपने नोट्स भी बनाने हैं। दोस्तों, एक बार इस वीडियो को देखकर आपके पास जो भी बुक है एक बार उससे इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए। उसके बाद जितने भी उपन्यास हैं, उपन्यासकार हैं, उनका प्रकाशन वर्ष और विषय वस्तु के साथ आप अपने नोट्स तैयार करें। और अगर ये सारे कंटेंट आपके पास नहीं है, उपन्यास, उपन्यासकार, प्रकाशन वर्ष, तो इनकी वीडियोस भी मैंने जो 133 वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सारे ये पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से इन्हें देख लें। क्योंकि अभी समय का थोड़ा अभाव है तो ये सारी वीडियोस मैं अभी नहीं डाल पाऊँगी, और अगर समय रहता है तो ये भी मैं दोबारा से डाल दूँगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास नंबर हमारी 58 रहने वाली है और 56 क्लास शायद मैंने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं की थी, वो भी आपको मिल जाएगी। उस पर मैंने नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। दोस्तों, बस आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप सभी के जो कमेंट, लाइक होते हैं उसी से मैं अनुमान लगाती हूँ, या व्यूज़ होते हैं उसी से मैं अनुमान लगाती हूँ कि इस वीडियो में बच्चे जो है कितने इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोग जो फ्री से जो आपको कंटेंट मिल रहा है, आप ये ना समझे कि और यूट्यूबर्स की जगह की तरह जो भी टॉपिक उठाया वहीं से पढ़ा दिया। मैंने अपनी स्ट्रेटजी से जिस प्रकार 4 बार एस्टेट क्वालिफाई किया और मैंने बाकी फॉर्म ही नहीं भरे थे क्योंकि 1000 रुपये लगते हैं उसके भी। तो जितनी बार मैंने क्वालिफाई किया, जिस स्ट्रेटजी से किया, और अंततः मैंने क्या निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से आप एस्टेट को क्वालिफाई कर पाते हैं, सेम उसी तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ और उसी तरीके से मैं आपको बता भी रही हूँ। तो ज़्यादा कोचिंग वोचिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। आजकल जो भर भर के कंटेंट आपको दे देते हैं, नोट्स दे देते हैं, पढ़ना खुद को ही पड़ता है। तो आप क्यों ना अभी से स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, उपन्यास की टॉपिक लेकर आए, काफ़ी बड़ा है और उम्मीद ये करके चलती हूँ कि आपने अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि आज की जो वीडियो आएगी उपन्यास की आएगी। तो उपन्यास के जितने भी उपन्यासकार हैं उनकी रचनाएँ हैं वो आपने एक बार रिवाइज कर ली होंगी। तो दोस्तों, उपन्यास का अर्थ क्या है, जिसे इंग्लिश में नॉवेल कहते हैं। तो उपन्यास का अर्थ क्या है? जिया, कूड़े वाली गाड़ी है, कूड़ा डाल देना। तो उपन्यास का अर्थ है अध्यायों। अध्याय का मतलब जिस प्रकार से चैप्टर होते हैं ना हमारी एक ही बुक के अंदर, अध्यायों या प्रकरणों में लिखी हुई ऐसी कल्पित और बड़ी आख्यायिका जिसमें अनेक पात्र और विस्तृत तथा सुसंबद्ध घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पर 3 पात्र होते हैं, यानी कि उपन्यास एक ऐसी रचना होती है जिसके अंदर अध्याय होते हैं। अध्याय को प्रकरण भी कह देते हैं, कई बार सर्ग भी कह देते हैं। तो ये अलग अलग हैं। इसमें क्या होते हैं, उपन्यास में पात्र होते हैं। एक कहानी जो होती है बहुत ही विस्तृत होती है, काल्पनिक होती है। और विस्तृत का मतलब एक कहानी यहाँ से शुरू होती है और उसकी छोटी छोटी कहानियों से वो जो है और आगे बढ़ती रहती है। इस तरीके की जो रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। सुसंबद्ध घटनाएं होती हैं, यानी कि इस घटना का संबंध यहाँ से मिलेगा और इस घटना का संबंध इस तरीके से आपस में ये सुसंबद्ध होती हैं। तो समझ गए होगे दोस्तों। बस वीडियो को जमकर लाइक करना। काफ़ी लंबी वीडियो है, अकेले बोल रही हूँ रूम के अंदर, तो काफ़ी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ही मेरा वीडियो बनाने का मन करेगा। इनसाइक्लोपीडिया का क्या कहना है कि उपन्यास क्या होता है? उपन्यास का मूल आधार उसमें निहित यथार्थमकता का तत्व है।
यथार्थ क्या होता है, जैसा देखा वैसा का वैसा वर्णन करना। तो समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसको बिना किसी कल्पना के ऐड किए उसमें एज इट इज़ उसका वर्णन करना, वो होता है यथार्थमकता का तत्व। ऐसा कहना है इंसाइक्लोपीडिया का। आधुनिक उपन्यास का जनक किसे माना जाता है, तो डेनियल डिफो को जो है आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। थोड़ा सा हम जल्दी ही करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि कंटेंट जो है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, कंटेंट ज़्यादा बचा है। उसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि अलंकार वगैरह जो है, रस है, छंद है, इनको एक मैं दोबारा से करवा दूँ, ठीक है। हिंदी उपन्यास ने लगभग 125 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली है। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बांग्ला में नोवेल कहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि उपन्यास है क्या चीज़। तो गुजराती में जिसे नवल कथा कहते हैं, मराठी में जिसे कादम्बरी कहते हैं और बांग्ला में उसे नावेल कहते हैं, ठीक है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब बात देख लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। प्रेमचंद जी का कहना है कि जो मनुष्य का चरित्र है उसका चित्र उतारना ही क्या कहलाता है, वो आपका उपन्यास कहलाता है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही क्या है, उपन्यास का मूल तत्व है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं इस प्रकार के कथन देकर कि ये कथन किसका है, तो ये कथन मुंशी प्रेमचंद जी का है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि समझाने का ये काव्य नहीं है जिसे समझाना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं अन्य अधिकतर विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष 1882 को हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हर रचना में बताती हूँ कि हर विद्वान अपने अपने तरीके से उस टॉपिक की, उस विधा की परिभाषा देता है और अपने अपने हिसाब से उसे मानते हैं। कोई किसी को पहला उपन्यास मानता है, कोई किसी को। तो यहाँ पर सर्वसम्मति से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत को हिंदी साहित्य में माना जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन से उपन्यास को पहला उपन्यास माना है, परीक्षा गुरु को, और इसके लेखक जो हैं लाला श्रीनिवास दास हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1882 में है। और ये हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है, अनुदित उपन्यास नहीं है। अनुदित उपन्यास वह उपन्यास होता है जिसका दूसरे उपन्यास से या दूसरी भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये मौलिक उपन्यास है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्रे द्वारा रचित चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अब ज़्यादा जो संभावना है रामचंद्र शुक्ल वाले की पूछने की है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी जो हैं, इन्होंने चंद्रकांता नामक उपन्यास को पहला उपन्यास माना है, जिसकी रचना देवकी नंदन खत्रे ने 1891 में की, ठीक है। उसके बाद श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने इंशाअल्लाह खां करत रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और इसका दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। रानी केतकी की कहानी ये जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने, और इसके लेखक कौन है, इंशाअल्लाह खां। ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं, रानी केतकी की कहानी उपन्यास का लेखक कौन है या हिंदी की किस विधा की रचना है। कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अपने दिमाग की सारी नसें खोलकर ही वीडियो देखनी है। श्री गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अब अलग अलग विद्वानों ने माना है। गोपाल राय ने किसको माना है, गौरी दत्त द्वारा लिखित। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि देवरानी जेठानी उपन्यास का जो लेखक है वो कौन है। और देवरानी जेठानी उपन्यास मैंने पढ़ा भी रखा है अपने चैनल पर, जब यूजीसी नेट के टॉपिक पढ़ाए थे। तो गौरी दत्त इसके लेखक हैं और गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अगला हम बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो इन्होंने भारतेंदु जी का जो उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अलग माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अलग माना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखते हुए चलना है। रचना, तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास श्रीधाराम फुल्लोरी कृत भाग्यवती 1877 ईस्वी है। अब आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैम फिर किसका जवाब दें, तो भाई आपसे सर्वसम्मति से पूछा जाएगा। तो भाग्यवती को माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 में हुआ और इसका जो लेखक है श्रीधाराम फुल्लोरी है। अगर आपसे किसी विद्वान का नाम लेकर पूछा जाएगा
तो फिर आपको जो पिछले पेज में हमने पढ़े उसी तरीके से आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हुए भी किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। अब ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है और किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का क्या माना है, प्रथम उपन्यासकार माना है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। ये भी याद रखना है क्योंकि गोस्वामी जी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से उपन्यास लिखते आ रहे हैं। उन्होंने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की और उपन्यास विधा को सशक्त रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना है। अब बात आती है बालकृष्ण भट्ट। ये सारे जो हैं उस समय के हैं, इन्हीं के शुरुआती जो उपन्यास लिखे गए थे। तो इनके 3 ही हैं, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान, सो सुजान। इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तीनों के प्रश्न कहीं ना कहीं से आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास में विठल राव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक, ये क्या है आपको यहीं से पात्र याद कर लेने हैं। जो विनायक पात्र है वो नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास का है। इसके सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन का चित्रण किया है। यह विद्यार्थियों को चारित्रिक शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एक 100 अजान एक सुजान। उपन्यास में अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी सेठ हीराचंद, तो इसका पात्र है एक अजान सो सुजान में हीराचंद, और उसके 2 पौत्र हैं ऋषिनाथ और निधिनाथ, जो अजानों यानी कि अज्ञानियों की संगति में पड़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। अंततः दोनों जालसाजी के अपराध में पकड़े जाते हैं। इस विषम परिस्थिति में उनका शिक्षक जो है चंद्रशेखर, यानी कि 100 अजान अशिक्षित और एक पढ़ा लिखा हुआ उनके बीच में हो तो भी स्थिति सारी सुधार ली जाती है। याद रखना है, हीराचंद नाम का एक व्यक्ति है, इसके 2 पौत्र हैं ऋषिनाथ और निधिनाथ, और इनका एक शिक्षक है चंद्रशेखर जिसे सुजान नाम दिया गया है, आकर उन्हें बचाता है। ये उपन्यास परीक्षा गुरु की परंपरा में लिखा गया है। मधुकर भट्ट ने, अब इतनी जोर जोर से अकेले चिल्लाते हैं तो गला भी बैठ जाता है। मधुकर भट्ट ने सन 1889 ईस्वी में नवंबर मास के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर बालकृष्ण भट्ट के तीसरे उपन्यास रहस्य कथा का उल्लेख किया है। यह उपन्यास अपूर्ण है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, अधूरा है, तो वो रहस्य कथा है। परीक्षा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और एक रहस्य कथा, ये 3 उपन्यास हैं बालकृष्ण भट्ट जी के। अगला जो है ठाकुर जगमोहन सिंह कृत श्यामा सोपन में ब्रह्म कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम, ठीक है, श्याम और श्यामा, ये जगमोहन सिंह ने लिखा है। इसके 2 पात्र हैं, साथ साथ याद रखने पात्र भी, क्योंकि अकेले पात्र रटते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, इतने याद नहीं रहते हैं। सुंदर की प्रणय गाथा का चित्रण हुआ है। ये आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। याद रखना है, ये उपन्यास कौन सी शैली में लिखा गया है, आख्यायिका शैली में लिखा हुआ है। राधा कृष्ण दास का निसाई हिंदू उपन्यास गोवध निवारण की भावना से लिखा गया है। गोवध निवारण यानी कि गाय की हत्या पर किस प्रकार से रोक लगाया जाए, उसी की भावना से लिखा गया है राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू। याद रखना दोस्तों, एक एक उपन्यास है, इनके रचना काल पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि शुरुआती जो उपन्यास है ये क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये 1890 में लिखा गया था। उसके बाद लज्जाराम मेहता के आते हैं स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। उपन्यास में रमा और लक्ष्मी ये 2 पात्र हैं। 2 सगी बहनों की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है। लक्ष्मी वहीं पर जो है भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करती है। इसमें लेखक ने तुलनात्मक आधार पर भारतीय नारी के पतिव्रत्य की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। मतलब एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी है और दूसरी भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी है। दोनों की इसमें तुलना की है और दिखाया गया है कि किसका पतिव्रत्य श्रेष्ठ है। ठीक है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा के
प्रेरणा बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली है। ये पॉइंट आप वैसे याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, कहीं पर भी आपके काम आ जाएगा। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता माना गया है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एस्टेट में भले ही ना पूछे जाएं, लेकिन इस तरीके के प्रश्न KVS, NVS, TSSS भी जैसे एग्जाम देते हैं तो सीधे तौर पर पूछे जाते हैं CTET वगैरह में। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्म, अब आपसे पूछ ले कि हिंदी के ऐतिहासिक परंपरा का उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी है। हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। गोपाल राम गैम्बरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्मदाता, अब जासूसी उपन्यास का ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जासूसी और एक अयासी और अयारी, तो ये ध्यान रखना है। जासूसी उपन्यास का जनक कौन है, गोपाल राम गहम्बरी। अब जासूसी कौन करते हैं, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं तो जासूसी ना बच्चे करते रहते हैं, जिसे गोपाल कहते हैं। इस तरीके से ट्रिक रखें। इन्होंने लगभग 200 जासूसी उपन्यासों की रचना की है। उसके बाद नेक्स्ट है हृदय हारिणी या आदर्श रमणी। उपन्यास में रंगपुर के कुमार नरेंद्र सिंह, अब नरेंद्र सिंह और कृष्णानगर की राजकन्या कुसुम कुमारी, कुसुम और नरेंद्र, ये कौन से उपन्यास के पात्र हैं, हृदय हारिणी उपन्यास के। इसमें क्या दिखाया गया है, इन दोनों के साहस, इसके धैर्य और प्रेम की कथा का वर्णित है। इस उपन्यास के माध्यम से किशोरीलाल गोस्वामी ने नवाब सिराजुद्दौला के समय की अव्यवस्था और क्षुब्ध बंगाल का सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है। लखनऊ, अब साथ साथ आपको उपन्यास की अलग से विषय वस्तु नहीं पढ़नी पड़ेगी। लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, गोस्वामी ने इस उपन्यास की रचना, ये साहब लखनऊ की कब्र में क्या कहा गया है, बादशाह के गुप्त चरित्र नामक अंग्रेजी पुस्तक के आधार पर इसकी रचना की है। और इसमें लखनऊ के नवाबी महल के जो वैभव विलास की विस्तृत चित्रित कहानी की गई है। उपन्यास का सार क्या है ये देख लेते हैं। नवाबी महल का विलास ही लखनऊ के नवाबों के लिए कब्र बन गया, मतलब जो उन्होंने विलासिता का जीवन जिया वही उनकी कब्र बन गई, वही उनके विनाश का कारण बन गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय के भी इम्पोर्टेंट है, 2-3 उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ और दूसरा है अधखिला फूल। तो ये याद रखना है। ठेठ हिंदी का ठाठ में देवबाला उपन्यास में ये इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी विषय वस्तु पेपर में पूछी जाती है। तो अनमेल विवाह का दुष्परिणामों का चित्रण किसमें किया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, इसे या देवबाला उपन्यास भी कहा जाता है। हरियोद के अधखिला फूल उपन्यास में धर्म की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, दुष्परिणामों का चित्रण हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अधखिला फूल ये भी हरियोद का ही है। ठीक है। उसके बाद तीसरा और होगा, इनका एक उपन्यास और है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। उसके बाद तिलिस्म शब्द, ये अभी तक मैंने जासूसी बताई, जासूसी से आपको किशोरीलाल गोस्वामी याद रखना है। और तिलिस्मी शब्द कहे, ये यूनानी टेलिस्मा और अरबी तिलिस्मा का हिंदीकृत रूप है। इसका अर्थ है जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना या गढ़े हुए धन आदि के ऊपर बनाई गई सर्प आदि की भयावनी आकृति है। तिलिस्मी का मतलब आप जादू और या फिर इंद्रजाल, जालसाजी रचना, अलौकिक रचना होती है जो इस लोक में नहीं है, आप मनगढ़ंत गढ़ते हैं। ठीक है। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक किसको माना जाता है, देवकी नंदन खत्री ने। याद रखना, जासूसी का किशोरीलाल, बच गया वो तिलिस्मी, वो देवकी नंदन खत्री है इसके प्रवर्तक, याद रखना है। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता उपन्यास का हिंदी संसार में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। इस उपन्यास की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह, ये दो इसके पात्र हैं इस उपन्यास के। और ये टीवी पर भी दिखाया जाता था हमारे टाइम में, आपने भी इसे देखा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद है देवकीनंदन खत्री का अगला उपन्यास है भूतनाथ। और इस उपन्यास का ये जो है देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अधूरा था, जिसे बाद में उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। तो इस तरीके के प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन से लेखक का ये उपन्यास अधूरा था, इसे किसने पूरा किया, तो ये भी याद रखना है। अगला जो पॉइंट है, भूतनाथ में चंद्रकांता संतति के ही एक अत्यंत कुशल AR भूतनाथ की रोचक कथा वर्णित है। बस थोड़ा थोड़ा इन्हें ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट बात आएगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी।
माँ उपन्यास में माँ और भिखारनी, ये दो उपन्यास है जो विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के हैं। ये इन्होंने इसमें दिखाया है कि माँ के स्नेह, त्याग और विवेकपूर्ण देख रेख पर ही बालक का सर्वांगीण विकास निर्भर है। सर्वांगीण का मतलब होता है चारों तरफ से जो बच्चे का विकास होता है, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो या फिर सोशल डेवलपमेंट, ये आते हैं ना सारे। उपन्यास के अंत में दुष्चरित्र पात्रों के जीवन में सुधार लाकर और सच्चरित्र पात्रों को सुखी दिखाकर लेखक ने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। तो बहुत ही अच्छा है ये उपन्यास माँ वाला, और इसकी विषय वस्तु भी बहुत ही अच्छी है। कौशिक कृत अब है विशंबरनाथ कौशिक का भिखारनी उपन्यास में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी विषय वस्तु पूछी जाती है कि किस उपन्यास की विषय वस्तु है। इसमें क्या दिखाया गया है? अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है और मानव मन के सहज आकर्षण तथा जातीय बंधन की कठोरता के मार्मिक द्वंद्व को बड़ी सहजता से चित्रित किया गया है। तो जातीय बंधन और उसके बाद अंतर्जातीय विवाह, ये दो बातें इसमें बताई गई हैं, याद रखना है भिखारनी उपन्यास में। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिव पूजन सहाय जो थे ये एक आंचलिक उपन्यासकार थे और देहाती दुनिया इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ। और इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन का सरल सुबोध और प्रभावकारी यथार्थ चित्रण किया गया है। ये प्रश्न पूछा गया था देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है, तो शिवपूजन साई हैं। और ये मत सोचना कि ऐसे इतने आसान क्वेश्चन अब नहीं पूछते हैं, ये कहीं से भी आपको क्रम से व्यवस्थित करने में या मिलान करने में कहीं ना कहीं आपके काम आ जाते हैं। सन 1918 से 1936 तक अर्थात सेवा सदन के प्रकाशन काल से लेकर गोदान के प्रकाशन काल तक की अवधि को हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग कहा जाता है। तो 1900 से 1918 तक का युग जो भारतेंदु वाला आपने पढ़ा, उसके बाद जो है ये 1918 से 1936 तक का युग है, उसे प्रेमचंद युग के नाम से पुकारा जाता है। और साहित्यकारों ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के उपाधि से विभूषित किया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को। प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। ये रूठी रानी जो उपन्यास है ये ऐतिहासिक है। इसमें मारवाड़ के राजा मालदेव और उसकी रूठी रानी इमादे, ये दो इसके पात्र हैं। रूठी रानी के रानी है मालदेव और राजा मालदेव और रानी इमादे की कहानी है। और जिस मालदेव ने शेरशाह के छक्के छुड़ा दिए वह अपनी रूठी रानी को न मना सका। इस उपन्यास में राजपूतों की वीरता और आपसी फूट का सजीव चित्रण किया गया, इसलिए ये ऐतिहासिक उपन्यास है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद ने पहले उर्दू में बाजारी हुस्न उपन्यास लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद उन्होंने सेवा सदन नाम से किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि सेवा सदन जो उपन्यास था वो पहले उर्दू में किस नाम से लिखा गया था? बाजारी हुस्न के नाम से, जिसे हिंदी में बाद में इन्होंने, पहले मुंशी प्रेमचंद नवाब राय से उर्दू में ही लिखते थे, ठीक है, और बाद में प्रेमचंद नाम से ये हिंदी में लिखने लगे, तो याद रखना है। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में गोशे आफियत उपन्यास लिखा था जिसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने ही प्रेमाश्रम नाम से किया। उसी तरीके से प्रेमचंद जब शुरुआत में उर्दू में लिख रहे थे तो उर्दू में गोशे आफियत लिखा, इस उपन्यास का हिंदी में रूपांतरण किया प्रेमाश्रम नाम से। याद रखना ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद ने एक परिहास प्रधान उपन्यास, परिहास मतलब हंसी मजाक, जज्ब ए इसार लिखा था जिसका हिंदी रूपांतरण वरदान, ये भी इम्पोर्टेंट है, वरदान नाम से किया। और प्रेमचंद ने हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा नाम नए रूप में प्रकाशित कराया। ये भी याद रखना है। जो उर्दू में शुरू में लिखा था हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण, इस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण दो सखियों का विवाह या कह सकते हैं प्रेमा, इससे परिष्कृत करके मतलब उसी को ही थोड़ा शुद्ध रूप देकर प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद का उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद रंगभूमि है। अब जो रंगभूमि उपन्यास है वो भी पहले उर्दू में लिखा था चौगाने हस्ती नाम से। वो इस उपन्यास के अंदर क्या किया गया है? रंगभूमि के अंदर भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है इस उपन्यास को। तो प्रेमचंद की सारी बातें इंपॉर्टेंट है।
आपको याद रखनी है ये सारी बातें। अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। रंगभूमि उपन्यास का नायक सूरदास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सूरदास कौन से उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि उपन्यास का। इसमें औद्योगिक और कृषि जीवन की तुलना, पूंजी केंद्रीयकरण का विरोध, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, मानव अधिकारों की सुरक्षा, धार्मिक रूढ़िवादिता का विरोध, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन का समर्थन, देशी राज्यों की राजनीति, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली और थोथी आदर्शवादिता का इत्यादि का यथार्थ चित्रण हुआ है। ठीक है, आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह ने रंगभूमि को क्या कहा है। रंगभूमि जो उपन्यास है प्रेमचंद का, उसको डॉक्टर बच्चन ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है, एपिक नॉवल का है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसे आपको याद रखना है। आगे है कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने गरीब, शहरी और ग्रामीण जनता का यथार्थ। इनके सारे उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म से इन्हें याद कर लेना और हर एक उपन्यास की आपको ये विषय वस्तु पता होना चाहिए। अब कर्म कौन करता है? कोई गरीब भी करता है, गरीब, शहरी और ग्रामीण जनता, गरीब एक जैसी होगी दोनों की स्थिति, इसका यथार्थ चित्रण किया गया है। कर्मभूमि उपन्यास में मंदिर में अछूतों का प्रवेश निषेध, महंतों का आडंबर और भोग लिप्सा, जनता का अंधविश्वास, मदिरा सेवन, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के साथ ही मजदूरों, किसानों की दुर्दशा, सरकारी दमन, पूंजीपतियों का शोषण आदि राजनीतिक और सामाजिक समस्या को उठाया गया है। इसमें जो है इस उपन्यास में शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार, याद रखना, इसका पात्र है, तथा सुखदा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है कि किसके पात्र हैं, तो याद रखना है शांति कुमार। उपन्यास में शहर की क्रांति का नेतृत्व शांति कुमार। कर्मभूमि उपन्यास के दो पात्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, सुखदा और शांति कुमार। ठीक है, जो कर्म करेगा वो शांत रहेगा और सुखी रहेगा, इस तरीके से ट्रिक बना ले। गांवों का आंदोलन अमरकांत और आत्मानंद ने संचालित किया है। जो इसमें शहरी और गांव दो का दिखाया गया, तो गांवों का आंदोलन अमरकांत नाम का जो पात्र है और आत्मानंद, इन दोनों ने संचालित किया, और शहर का किसने किया? शांति कुमार और सुखदा ने। ठीक है, कायाकल्प जो उपन्यास है इसकी भी पूछा जाता है भाई। प्रेमचंद का नए ढंग का उपन्यास है जिसमें कई जन्मों की कहानी, पूर्व जन्मों की कहानी के बारे में बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। निर्मला में सेवा सदन के समान दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। एक बार जब मैंने स्टेट का दिया था तो ये वाला पॉइंट पूछा था कि प्रेमचंद जी के जैसे 3-4 पॉइंट दे दिए कि कौन से उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया है, तो याद रखना है निर्मला में और सेवा सदन दोनों में ही। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में सेवा सदन नहीं मिलेगा। फिर वहाँ पर कला की दृष्टि से गबन प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है गबन, जो कि कला की दृष्टि से प्रेमचंद जी का प्रथम श्रेणी का उपन्यास है। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। इसमें लेखक ने पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित किया, तो ये इसकी विषय वस्तु हो जाएगी गबन की, पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्र। और नारी की आभूषण प्रियता और पुरुष का आत्म प्रदर्शन, मध्यवर्गीय समाज की इन दुर्बलताओं को पति पत्नी के जीवन में चरितार्थ करते हुए स्वाभाविक और यथार्थ कला सृष्टि की हुई। आपको एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ध्यान रखना है कि गबन नामक जो उपन्यास है उसमें पारिवारिक जीवन का मनोवैज्ञानिक चित्र किया गया है, नारी की आभूषण प्रियता, पुरुष का आत्म प्रदर्शन और मध्य वर्गीय समाज की दुर्बलताओं का चित्रण किया गया है। बस इस तरीके से ध्यान रखना है। गोदान जो है प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास है। इसका कथानक भारतीय ग्रामीण जीवन की हृदय विदारक परिस्थितियों तथा तत्कालीन शहरी जीवन की झलकियों से बुना गया है। इसमें कुल मिलाकर 7 छोटी बड़ी कथाएं सजोई गई हैं। इनमें विस्तार और महत्व दोनों दृष्टियों से होरी का स्थान पहला है। होरी इसका पात्र है। गोदान उपन्यास है, सभी ने एमए में इसे पढ़ रखा है। अब आता है चतुरसेन शास्त्री का, तो चतुरसेन शास्त्री के भी काफ़ी हैं और थोड़ा जल्दी देखते हैं। सोना और खून उपन्यास जो है सिपाही विद्रोह से लेकर भारतीय इतिहास के एक विशाल अंश को प्रस्तुत करता है। सोना और खून, ठीक है। चतुरसेन शास्त्री का दूसरा है वैशाली की नगर वधू। ये बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वासुदेव, महावीर और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित है, यही इसकी विषय वस्तु है।
अगला है सोमनाथ उपन्यास जो है गुजरात के चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित भारत प्रसिद्ध शिव मंदिर को महमूद गजनी द्वारा 1024 में तोड़े और लूटे जाने के ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। तो ये तो याद रहेगा आपको, सभी ने हिस्ट्री में भी ये कथा सुन रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है वयम रक्षाम उपन्यास में वेद, ब्राह्मण, स्मृति, पुराण आदि के साथ ही मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पर्शिया, यूनान आदि देशों की पुरातन कथाओं के आधार पर देव, दैत्य, दानव, मानव, यक्ष, गरुड़, वानर, महिष आदि प्रागैतिहासिक जातियों, मतलब ये सारी जाति हैं, इनके जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण किया गया है। ठीक है, याद रखना है, इन सभी जातियों का की संस्कृति का काल्पनिक चित्रण है। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन का आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंह सेनापति में लिच्छवी और जययोधे में योद्धे गणतंत्र की जीवन व्यवस्था की कल्पना मार्क्सवादी समाज व्यवस्था के अनुरूप कथाबद्ध की गई है। थोड़ा सा पढ़ के बस इसके नाम के अकॉर्डिंग अपने मन में कुछ ना कुछ उसकी छवि बना लेना, इसकी विषय वस्तु आपको हमेशा याद रहेगी। रांगे राघव मुर्दों का टीला उपन्यास में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, मुर्दों का टीला आपको पता ही है, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, उस सभ्यता से, उसकी समुन्नता सभ्यता है, उसके विनाश की काल्पनिक कथा का इसमें चित्रण किया गया है कि उसे मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी उसका किस प्रकार से विनाश हुआ। रांगे राघव का आगे है कब तक पुकार उपन्यास में वज्र के नटों के जीवन का चित्रण हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा जाता है पेपरों में। नटों का चित्रण कौन से उपन्यास में किया रांगे राघव ने, तो कब तक पुकारो। ठीक है, चीवर जो उपन्यास है इसमें हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन काल का चित्रण हुआ है, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है। उसके बाद है विषाद मठ उपन्यास में रांगे राघव ने अकाल से त्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित लोगों की करुण कहानी के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का सफल चित्रण किया है। और ये याद होंगे ना आपको सारे, तो फिर आप जो क्योंकि जो नाम देता है ना लेखक किसी भी रचना का, तो वो उस रचना की केंद्रीय जो बिंदु होता है उसी को मद्देनजर रखता है, तो ये आपको ध्यान में रह जाएंगे। सीधा साधा रास्ता और उपन्यास की रचना भगवती चरण वर्मा के उत्तर में की है और उसकी कहानी में भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ दिया है। रांगे राघव ने लिखा है सीधा साधा रास्ता और की रचना भगवती चरण वर्मा का जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उसके समकालीन लिखा है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का एक और है भूले बिसरे चित्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारत के सामाजिक जीवन और राजनीतिक दशा की विशाल पृष्ठभूमि पर, इसमें कौन कौन है, विशाल शिवलाल से नवल किशोर तक एक ही परिवार के 4 पीढ़ियों के जीवन को चित्रित किया गया है। भूले बिसरे चित्र एक ही शिवलाल से नवल किशोर तक, यानी कि 4 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, भगवती चरण वर्मा को 1961 में, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद भगवती चरण वर्मा के उपन्यास आखिरी दाव में एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा का चित्रण हुआ है। आखिरी दाव किसमें, जुए में ही चलते हैं, तो ये याद रह जाएगा। अपने खिलौने उपन्यास में दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी के इस तरीके के प्रश्न पूछे नहीं जाते, बाकी आप पढ़ सकते हैं। भगवती चरण वर्मा ने सीधी सच्ची बातें उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ वर्षों के जीवन को, सीधी सच्ची बात यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद देश की जो दशा थी उसको एज इट इज कहा है, उसके जीवन को प्रस्तुत किया है। सभी नचावत राम गुसाई उपन्यास में वर्मा जी ने समाज के दूषित भ्रष्टाचार में जीवन का आलोचनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें 3 परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा को एक सूत्र में जोड़कर सामंतशाही की समाप्ति, पूंजीवाद के अभ्युदय और शासन तंत्र के पूंजीपतियों के प्रभाव में आने की कथा को रोचक ढंग से प्रस्तुत, यानी कि सारे ही नचाते हैं चाहे कोई सी भी पीढ़ी हो। मैं तो इस तरीके से विषय वस्तु पढ़ती थी। अब चित्रलेखा वाला इम्पोर्टेंट है। चित्रलेखा ऐसे पूछ लेते हैं किसकी रचना है, तो भगवती चरण वर्मा का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। इसकी रचना अनातोले फ्रांस के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की गई है। भगवती चरण वर्मा का 3 वर्ष तक एक उपन्यास इम्पोर्टेंट है। इसमें विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण किया गया है, विश्वविद्यालय जीवन का। इसमें वेश्या नाम के एक सरोज के जीवन मूल्य, एक संभ्रांत परिवार मतलब जो पढ़ा लिखा संपन्न परिवार होता है, उसकी युवती प्रभा की तुलना से अधिक उच्च चित्रित
की गई है, यानी कि जो वेश्या नाम की सरोज नाम के जो पात्र है और एक सम्भ्रांत परिवार की पात्र है प्रभा, दोनों के जीवन की तुलना की गई है और प्रभा के चरित्र को और अधिक उच्च दिखाया गया है। दुप्पल भगवती चरण वर्मा का आत्मकथात्मक उपन्यास इम्पोर्टेंट है। दुप्पल नामक जो उपन्यास है, इसमें भगवती चरण वर्मा ने अपनी आत्मकथा के बारे में ही लिखा है, अपने व्यक्तिगत जीवन संदर्भों की झांकी इसमें प्रस्तुत की है। अगला आता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर प्रश्न और मरीज का, ये भी भगवती चरण वर्मा का। ये 1947 में देश के स्वतंत्र होने के साथ जनता के मन में जगने वाली आकांक्षाओं का इसमें वर्णन किया गया है। फिर टेढ़े मेढ़े जो रास्ते उपन्यास है, इसमें वर्मा जी ने गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद को, टेढ़े मेढ़े रास्ते 3 हैं, गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद, यही 3 इसमें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना हिंट बनाकर छोड़ दें। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है पतन और अंतिम उपन्यास है चाणक्य। ठीक है, चतुरसेन शास्त्री आते हैं, बेचैन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन प्राकृतिकवादी उपन्यासों में अग्रणी माने जाते हैं। अब 3 नाम है, एक तो चतुरसेन शास्त्री, एक पांडे बेचैन शर्मा उग्र और एक ऋषभ चरण जैन। तीनों के उपन्यास भी आप पढ़ेंगे। इन तीनों ही उपन्यासकारों को प्राकृतवादी उपन्यासकार कहा जाता है। पांडे बेचैन शर्मा के जो उपन्यास है, इनमें आंतरिक दुर्बलताओं और दुष्प्रवृत्तियों का अच्छा उद्घाटन किया गया है। चंद हसीनों के खतूत जो है ना, ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। याद रखना, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है, जो कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। तो अब ये सब चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का इम्पोर्टेंट है कंकाल, तितली और इरावती, 3 है। कंकाल उपन्यास जो है, इसमें समाज की जर्जर अवस्था का चित्रण किया गया। जो हमारा शरीर का ढांचा जर्जर हो जाता है तभी तो कंकाल दिखता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तितली उपन्यास में इम्पोर्टेंट है, ये भारतीय आदर्श को उज्जवल रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही ग्रामीण जीवन की कहानी कही है। तितली सुंदर होती है, उसी प्रकार से भारतीय लोगों के आदर्श भी सुंदर होते हैं, तो उनको उज्जवल रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, 3 ही है इनके, कंकाल, तितली और इरावती। ये अपूर्ण उपन्यास है और इसका कथानक शुंग काल से संबंध है। काल पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो शुंग काल से संबंधित है। अब आ जाओ वृंदावन लाल वर्मा, ये भी ऐतिहासिक उपन्यासकार था और इसने दर्जनों उपन्यास लिखे। गढ़कुडार में 14वीं सदी के बुंदेलखंड के सामंती जीवन का चित्रण है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। मृगनयनी जो उपन्यास है, वर्मा जी के उपन्यास कला के चरम विकास का प्रतीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने गढ़कुंडार की पांडुलिपि देखकर वृंदालाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। ये प्रश्न पूछा जाता है, वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसको दी गई? तो ये वृंदालाल वर्मा को दी गई। किसने दी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने दी। कौन से उपन्यास पर दी? गढ़कुंडार। ठीक है, तेरी मेरी उसकी बात, ये यशपाल की रचना है। इस पर यशपाल जी को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सारी बातें आपको थोड़ी याद रखने वाली बातें हैं। बहुत लंबी वीडियो मेरी हो गई है, अब मेरे से इससे ज़्यादा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन शुरुआत में जो पेजेस हमने पढ़े हैं इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा थोड़ा हम जल्दी जल्दी देखेंगे। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास है। 1919 से लेकर 1945 तक की ये सब बातें छोड़ो आप। ठीक है, अब आता है काम की बात। यशपाल का जो उपन्यास है झूठा सच, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। 2 वर्ड है तो 42, मैंने ऐसे याद कर रखा था। प्रकाशन है इसका, इस 1942 से लेकर 1957 तक भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन की भूमिका इसमें बताई गई है। और जो 1947, 48, 49 में भारत आज़ाद होने से उसके आसपास की जो परिस्थितियां थी उसको दिखाया गया है। देश विभाजन के परिणाम है इसमें। अगर आपसे विषय पूछेंगे तो झूठा सच में भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणामों का विस्तार, ये इसकी भूमिका हो जाएगी। ठीक है, दादा कामरेड उपन्यास में पूंजीवाद, गांधीवाद और समाजवाद के संघर्ष को दिखाया गया है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो इनका बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट नाम का एक व्यक्ति है, ऐतिहासिक उपन्यास है ये भी। इसकी बाणभट्ट की जीवनी, उसका लोक विश्वास, राज के वैभव, मतलब उसी के बारे में सारा बताया गया है। उसकी वेशभूषा, मनोविनोद, त्योहार, धार्मिक वातावरण आदि का चित्रण किया गया है। अब इस उपन्यास के पात्र कौन कौन है याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछे जाते हैं। इसमें बाणभट्ट है, निपुणिका है और भट्टिनी है। 3 मेन पात्र हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, तो बाणभट्ट तो मेन हो गया, फिर निपुणिका
और भटेनी, ये 2 और हैं। ठीक है। चारुचंद्र लेख में मध्यकालीन तंत्र साधना पर विश्वास और तत्व संबंधी आचरण के चित्रण के साथ राजा सातवाहन और रानी चंद्रलेखा। ठीक है। चारुचंद्र में कौन है? चंद्रलेखा इसकी पात्र है, और राजा सातवाहन, ये दोनों पात्र हैं, इन्हीं कहानी है। और अनामदास का पौधा अब आ जाए। अनामदास का पौधा हजारी प्रसाद द्विवेदी का चौथा उपन्यास है। ये रैकव आख्यान भी कहा जाता है। रैकव आख्यान इंपॉर्टेंट है। इस उपन्यास में औपनिषदिक ज्ञान की चर्चा भी है कि लोक सेवा की भावना जीवन की सार्थकता मानना इसका मूल संदेश है कि जीवन की सार्थकता किसमें है? लोगों की सेवा करना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इलाचंद्र जोशी का जो सन्यासी उपन्यास है ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें याद रखना सन्यासी उपन्यास के पात्र हैं नंदकिशोर, और इसमें उसके अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। पर्दे की रानी, इसमें उपन्यास की नायिका कौन है? निरंजना। देखो मैंने इसे ही टिक कर रखा है बस। खूनी पिता और वैश्या माँ की पुत्री है, मतलब उसके पिता खूनी है और माँ वैश्या है। इस जानकारी उसके जब उसे पता चलता है तो उसके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखने लगती है। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से अगर आप इनसे रिलेट करके याद करते हैं तो। अब मैं बस इम्पोर्टेंट पे चलती हूँ। जो इलाचंद्र जोशी का जहाज का पंछी उपन्यास है, इसके नायक एक शिक्षित और नवयुवक है। वह कलकत्ता में काम की तलाश में भटकता है। वह कलकत्ता नगर का वह जहाज है जिसमें चारों ओर भटक कर लौट आता है। जहाज का पंछी वापस जहाज पर आता है। ऋतु चक्र जो उपन्यास है ये चलो छोड़ो, इसमें ऐसा कोई खास नहीं, क्योंकि देखो मैं क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि वही आदर्श वही मूल्य, तो ऐसे तो बहुत से उपन्यास हैं, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। जिसकी विषय वस्तु थोड़ी अलग से अलग हटकर होती है ना, वो पूछी जाती है। जैसे मैं बताऊंगी अभी, कवि की प्रेयसी, ये भी छोड़ दें। अब यहाँ पर आ जाएं, ये इम्पोर्टेंट है, शेखर जोशी वाला। ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक शैली में लिखा गया एक सशक्त और प्रौढ़ उपन्यास है। इसमें रोमा रोला के जा क्रिस्ताफ का स्पष्ट प्रभाव है। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि शेखर एक जीवनी कौन सी शैली में लिखा गया है, तो फ्लैशबैक, पीछे की जो घटनाएं उसको दिखाया गया है। नदी के द्वीप में दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसे पत्र शैली, प्रतव्यलोकन शैली, चेतना प्रवाह शैली, प्रतीकात्मक विधान शैली का सभी का प्रयोग इसमें एक साथ किया गया है, ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अपने अपने अजनबी में आगे ने मृत्यु से साक्षात्कार को उपन्यास का विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का मार्मिक विवेचन किया है। अब आता है जैनेन्द्र का, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। उपन्यास है परख। इसमें कुल 4 पात्र हैं। कौन कौन? सत्यधन, कुट्टो, गरिमा और बिहारी। याद रखना, जैनेन्द्र का परख उपन्यास पहला ही उपन्यास है। परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, विवर्त, ये सारे इसी के उपन्यास हैं। ठीक है, ये इसके पात्र हैं, याद रखना है। उसके बाद आता है मुक्तिबोध, ये इम्पोर्टेंट है। मुक्तिबोध, अब कोई तो नाम से ही कंफ्यूज हो जाता है। मुक्तिबोध एक उपन्यास है जो जैनेन्द्र का 9वां उपन्यास है। इसमें एक मुक्तिकामी राजनीतिक नेता के जीवन की करुण कहानी अंकित की गई है। ठीक है, मुक्ति का प्रश्न ये याद रखना है आपको। इसके उपन्यास के नायक सहाय के जीवन में कौन? मुक्तिबोध में पात्र कौन है? सहाय, राजेश्वरी और प्रेयसी नीलिमा, दोनों का महत्व है। पत्नी से उसे समर्पण, सेवा और वत्सलता मिलती है, और प्रेयसी उसे प्रेरणा और स्फूर्ति देती है। प्रेयसी मतलब प्रेमिका। साथ साथ इससे आपको पात्र भी याद हो जाएंगे। अमृतलाल नागर का अमृत और विष जो उपन्यास है, इस पर इनको 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साथ साथ आपको ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो बातें मैं आपको बताती चलती हूँ। अमृत और विष उपन्यास में कथानक को एक संपादक, ये छोड़िए। बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों, जैसे ये भी छोड़िए आप। उसके बाद है अजय की डायरी, जो है देवराज का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें प्रेम संबंध तथा उससे जुड़े हुए आनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। अब आइए, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। श्रीलाल शुक्ल का आंचलिक उपन्यासकार था। राग दरबारी जो उपन्यास है ये रिपोर्टार शैली में लिखा गया है। इसकी कथा केंद्र में मुख्य समस्या जो है शिवपालगंज, याद रखना। राग दरबारी जो उपन्यास है इसमें कौन से गांव का है? शिवपालगंज, याद रखना।
और किंतु अन्य इसमें कॉलेज की है। ये मुख्य समस्या शिवपालगंज के कॉलेज की है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद है श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत को, इसमें इस रचना पर श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान मिला 1999 में। राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद को माध्यम बनाकर, छोड़ो इसको, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। अब ये इम्पोर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास पर 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और नरेश मेहता के हैं धूमकेतु एक श्रुति और नदी यशस्वी में एक कथा का निर्वाह हुआ है। इसमें ग्रामीण संस्कृति का क्रमिक पतन और एक आदर्शहीन लक्ष्यहीन समाज के विकास का चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया है। ये भी आप छोड़ी, जो काम की बात आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। आंचलिक उपन्यासकार में एक गांव का नाम जरूर पूछते हैं। आंचलिक, हिंदी में सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 में प्रकाशित उपन्यास मैला अंचल की भूमिका में किया था, तभी से शब्द प्रचलित है। कहते हैं ना हम आंचलिक उपन्यासकार, तो फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार थे। मैला अंचल 1954 में प्रकाशित, इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। ठीक है, ये इनका पहला आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की ख्याति का आधार है। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले, अभी मैंने राग दरबारी का बताया था शिवपालगंज, मैला अंचल का गांव बताया पूर्णिया जिले के मैरीगंज की कथा का केंद्र बनाया गया। मैरीगंज, याद रखना, उस गांव का वर्णन है। जुलूस है, ये चौथा उपन्यास है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा कही गई है। उसके बाद ये हैं रामदरस मिश्र के पानी के प्राचीर, नदी फिर बह चली। और उसके बाद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, इम्पोर्टेंट है, सोया हुआ जल, सिनेरियो शिल्प में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है, प्रतीक रूप में इसे लिखा गया, याद रखें। पागल कुत्तों का मसीहा, ये सर्वेश्वर का दूसरा लघु उपन्यास है। पागल कुत्ते छोड़िए, वामी पागल हो जाएंगे पढ़ाते। उसके बाद और इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रही थी, उदय शंकर भट्ट, ये इसने भी आंचलिक उपन्यास लिखे। और सागर लहरें और मनुष्य, इस उपन्यास में कौन से गांव का वर्णन किया गया? बरसोवा गांव के मछुआरों के सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। उसके बाद राही मासूम राजा, ये भी आंचलिक उपन्यासकारों में आता है। और आधा गांव, ये गाजीपुर जिले के गंगोली गांव, आधा गांव पर गाज गिरती है, गाजीपुर गंगोली गह का खेल है, कि शिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ और मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। उसके बाद ये आ जाइए, नागार्जुन, ये भी आंचलिक उपन्यासकार था। बलचनमा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैला अंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था। इसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया। इम्पोर्टेंट बातों पे जल्दी नज़र डालते हैं। और ये देख लेना आप, रतिनाथ की चाची, ये भी उन्हीं के हैं। तमस, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर आ जाइए। ये भीष्म सानी का 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे प्राप्त हुआ। तमस भीष्म सानी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो है ना भारतीय विभाजन की जो त्रासदी है ना, वही दिखाई गई है इसमें भी। 1947 में मार्च अप्रैल में भीषण सांप्रदायिक दंगों की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की गई है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद मैयादास की माड़ी, और ये कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, ये इम्पोर्टेंट है। इस उपन्यास पर कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1980 में, याद रखना। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे आपको। समय सरगम पर इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ 2007 में। इसमें क्या है, समय सरगम में 2 पात्र हैं, ईशान और अरण्या, 2 बूढ़े पात्रों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उसके बाद आता है गुनाहों का देवता, इम्पोर्टेंट है भाई, इसका पात्र पूछे गए हैं, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर उठा ले। धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता। इस उपन्यास में भावुकतापूर्ण प्रेम की करुण कहानी है। चंद्र और सुधा का प्रेम काल्पनिक किशोर भावुकता की उपज है। चंद्र और सुधा गुनाहों के देवता के 2 पात्र हैं, इन दोनों के बारे में ही बताया गया है, याद रखना है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट जो भी आएगा, मैं यहाँ से आपको, सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी धर्मवीर भारती का है।
एक मोहल्ले के, ये आप छोड़िए, याद रखें। ये राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें भी 2 पात्र हैं, शरद और जया। प्रेम विवाह की कहानी है इसमें। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास है। अर्धनारीश्वर पर मिला था इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 में। और उसके बाद है, सभी कंटेंट आपको यहाँ मिल रहे हैं, आप पेशेंस के साथ इसे पढ़िए। ये भी प्रश्न ये इसमें ये पूछा जाता है, रविंद्र कालिया का एक उपन्यास है खुदा सही सलामत, ये किसकी रचना है? याद रखना है, रविंद्र कालिया। ठीक है। निर्मल वर्मा का लालटेन की छत उपन्यास में एक युवती बनने के बीच के अंतराल, किशोरी से लेकर जो युवती बनती है उसके बीच का जो अंतराल है, उसकी मन स्थितियों का इसमें, उसके भोलापन, उसका अकेलापन आदि का चित्रण किया गया है। गिरिराज किशोर का चिड़ियाघर उपन्यास में रोजगार दफ्तर के काले कारनामों का पर्दाफाश किया गया है। ढाई घर गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया, ये क्या है देख लेते हैं। ढाई घर उपन्यास में समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठान के बदलते रिश्तों की पहचान कराई है। पहला गिरमिटिया गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षपूर्ण, ये याद रखना, पहला गिरमिटिया इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में जो इनके साथ गोरे और कालों वाली बात हुई थी उस संघर्ष पर है। उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताते जाऊंगी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, कितने पढ़ेंगे। कितने पाकिस्तान, याद रखना, ये कमलेश्वर का उपन्यास है, कितने पाकिस्तान। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में मिला, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। कितने पाकिस्तान आजकल बन रहे हैं वो तो आपको पता ही है। एक और इम्पोर्टेंट, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कयाब पर मिला 2005 में। और इन्हीं हथियारों से जो उपन्यास है बलिया जनपद है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर देश के स्वतंत्र होने तक का बलिया का सामाजिक यथार्थ ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। ठीक है। और ये आ जाओ अब यहाँ पर, बद्दी उज़्मा एक लेखक है, इसकी रचना है एक चूहे की मौत। ये फैंटेसी, मिथ्या, काल्पनिक शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है, याद रख सकते हैं इसे। और 5 आंगनों वाला घर, कोरे में कैद, मैंने आपको सारा दे दिया भाई कंटेंट जो है, आप इसे एक बार और पढ़ लेना। 1 इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव का है। शहर में कर्फ्यू, ये तो रहने दो, इम्पोर्टेंट बताऊंगी मैं आपको जो भी है। उषा प्रियवंदा की, याद रखना, रुकोगी नहीं राधिका में नायिका राधिका अपने व्यक्तित्व के संरक्षण और विकास के लिए परिस्थितियों से जूझती है। और चित्रा मुदगल का आवा, ये इम्पोर्टेंट है, ये नेट में पूछा जाता है। आवा को व्यास सम्मान मिला 2003 में। ये उपन्यास जो है ना, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन के संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया, इम्पोर्टेंट है ये। चित्रा मुदगल का आवा बहुत इम्पोर्टेंट है। कठगुलाब में क्या बताया गया है, पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन, शोषण और मुक्ति संघर्ष की कथा है। ठीक है। उसके बाद है आओ पेपे घर चले, ये भी प्रभा खेतान का है। अमरीकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा दी गई है। छिन मस्ता, ये भी प्रभा खेतान का है। पीली आंधी, ये भी प्रभा खेतान का है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे आज के उपन्यास, और मैं इसे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती थी, फिर भी लंबी तो बनी गई होगी क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और कैसी लगी आज की वीडियो, यहाँ से हमने शुरू की थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, सारा कंटेंट आपको मिला या नहीं मिला ये भी आप ज़रूर बताएं। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आज सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। धन्यवाद।